दोस्तों, हवाई जहाजों के बारे में तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी खराबियों के कारण हवाई जहाज क्रैश हो जाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन कई बार कुछ लोग चमत्कारिक रूप से इन खतरनाक हवाई हादसों से भी जिंदा बचकर वापस आ जाते हैं। साल 1972 में भी ऐसा ही एक हवाई हादसा हुआ था, जिसमें कुछ लोग चमत्कारिक ढंग से जिंदा वापस लौट आए थे। आखिर वो हादसा किसकी गलती से हुआ था और ये लोग किस तरह उस हादसे से बचकर जिंदा लौटे थे, जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात 12 अक्टूबर 1972 की है। रग्बी खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को एक मैच खेलने के लिए चिली पहुंचना था, लेकिन चिली पहुंचने के लिए कमर्शियल फ्लाइट बहुत महंगी थी और इन लोगों का बजट इतना नहीं था। इसलिए मजबूरी में इन लोगों ने एक पुराने एयरफोर्स प्लेन को किराए पर लिया। इस प्लेन का नाम फेयरचाइल्ड FS-227D था, जो अपने भारी वजन और कमजोर इंजन के लिए काफी बदनाम था। लेकिन चिली पहुँचने का एकमात्र सस्ता साधन यही था और इन खिलाड़ियों को हर हाल में चिली की राजधानी सेंटियागो पहुंचना था। आखिरकार इन लोगों ने इसी प्लेन से जाने का निर्णय लिया। इस फ्लाइट में कुल 45 लोग थे, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा उनके फैमिली मेंबर, समर्थक और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। आखिरकार इंडीज की पर्वत श्रृंखला को पार करने का ये सफर शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ों में आए एक जबरदस्त बर्फीले तूफान की वजह से ये सफर अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में रोकना पड़ा। तूफान के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए इन लोगों ने सफर आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे रूट से जाने का फैसला किया और 13 अक्टूबर को ये सफर एक बार फिर से शुरू हो गया। लेकिन ये लोग इस सफर का मजा ज्यादा देर तक नहीं ले पाए। सफर शुरू होने के कुछ देर बाद ही प्लेन में तेज झटके लगने लगे। इन लोगों को ये समझने में देर नहीं लगी कि प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। असल में प्लेन के पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। घने बादलों की वजह से पायलट को लगा कि वह एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं, जबकि वह एयरपोर्ट से 11 मिनट की दूरी पर थे। पायलट ने प्लेन को नीचा कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन विशाल पर्वतों के बीच आ गया था। प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्रियों की हालत खराब थी। पायलट ने प्लेन को 2 विशाल चट्टानों से बचाने के लिए रफ्तार तेज करके ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश में प्लेन का पिछला सिरा एक चट्टान से टकरा कर टूट गया। ये प्लेन अभी भी समुद्र तल से 13,800 फीट की ऊंचाई पर था। पिछला हिस्सा टूट जाने के बाद प्लेन बेकाबू होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। नीचे गिरते हुए प्लेन के दोनों विंग एक चट्टान से टकरा कर टूट गए, जिसके बाद प्लेन का सिर्फ अगला हिस्सा ही बाकी रह गया। प्लेन का ये बाकी बचा हिस्सा एक विशाल बर्फ से ढके पहाड़ पर क्रैश हो गया। लेकिन ये समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। बर्फ बेहद चिकनी थी, जिसके कारण प्लेन नीचे की तरफ फिसलने लगा। नीचे फिसलते फिसलते आखिरकार यह प्लेन एक समतल जगह पर रुक गया। प्लेन अभी भी समुद्र तल से 11,710 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन के अंदर का माहौल बेहद डराने वाला था। हर वक्त रोने और कहराने की आवाजें आ रही थी। बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आई थी। वह लोग पृथ्वी की एक ऐसी वीरान जगह पर थे जिसका अपना कोई नाम तक नहीं था। इस जगह का टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जिन लोगों को कम चोटें आई थी, उन्होंने दूसरे लोगों की मदद करना शुरू किया। बहुत से लोगों को जानलेवा चोटें आई थी। नांदो नाम का एक खिलाड़ी कोमा में चला गया था। इस समय तक कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। ठंड से बचने के लिए खिलाड़ियों ने जहाज के पिछले हिस्से को अपने सामान के सूटकेस से ब्लॉक कर दिया। इन लोगों को लगा कि एक बचाव टीम जल्द ही इनको बचाने आएगी, लेकिन ये इन लोगों की गलतफहमी थी। प्लेन के अंदर पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह होने तक 5 और लोगों की मौत हो गई। नांदो अभी भी कोमा में था, जबकि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसकी बहन की हालत भी गंभीर थी। प्लेन का रंग बिल्कुल सफेद था, जिसके कारण उसको इस बर्फीली जगह में ढूंढना नामुमकिन था। प्लेन में अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु किसी भी समय हो सकती थी। प्लेन का पायलट मर चुका था और को पायलट की हालत गंभीर थी। को पायलट ने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वह उसको गोली मार दें, ताकि उसको दर्द से छुटकारा मिल जाए, लेकिन खिलाड़ियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि उन लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम
करना चाहिए। उन्होंने प्लेन में खाना इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने ढूंढा तो पाया कि शराब और सिगरेट के अलावा जहाज में चॉकलेट, कैंडी, जैम और बादाम के कुछ डब्बे ही मौजूद थे। दिन बीतते गए और लोग मरते रहे। क्रैश होने के 10वें दिन नांदो को कोमा से होश आया। उसने उठकर देखा कि उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नांदो की बहन ने उसके हाथों में अपनी आखिरी सांस ली। अब इन लोगों को एहसास हो गया था कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। एक वीरान बर्फीले पहाड़ पर वह लोग भूख से तड़प रहे थे। भूख के कारण जब नांदो का मनोबल टूटने लगा तो उसने कहा कि वह मरे हुए पायलट को खाएगा। यही बात कई और लोगों के दिमाग में भी घूम रही थी। प्लेन में खाने का एक तिनका भी नहीं बचा था। खिलाड़ियों का दिमाग भूख के कारण बगावत करने लगा था। उन्हें ये पता था कि अगर उनको जिंदा रहना है तो उन्हें अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना पड़ेगा। इस समय प्लेन के अंदर 27 लोग जिंदा थे। इतने लोगों के खाने का कोई अन्य इंतजाम होना नामुमकिन था। आखिरकार उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने पायलट से की। वह अपने साथियों के शरीर का एक एक हिस्सा खा जाते थे ताकि कुछ भी व्यर्थ न हो। कुछ दिन इसी तरह से बीते। 17वें दिन की रात को उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो एक विशाल हिमस्खलन उनकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड में वो तूफान प्लेन तक पहुंच गया। इस भयंकर तूफान में 8 और लोगों की मौत हो गई। प्लेन पूरी तरह बर्फ से ढक गया था। इस बर्फ को पिघलने में 3 दिन का समय लगा। दिन बीतते गए और ये लोग अपने मरे हुए साथियों का मांस खाते रहे। ये लोग सिगरेट पीते और हर रोज मदद की तलाश में बाहर निकलते थे, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही ये बुरी तरह थक कर वापस आ जाते। एक और चीज जो इन्हें परेशान कर रही थी वो थी स्नो ब्लाइंडनेस यानी हिमांधता। सूर्य की रोशनी में बर्फ इतनी तेज चमकती थी कि इन लोगों में अंधेपन की समस्या होने लगी थी। इन समस्याओं से जूझने के लिए इन लोगों ने बर्फ में चलने वाले काम चलाऊ जूते और धूप के चश्मे बना लिए ताकि ये बर्फ में और ज्यादा दूर तक जा सके। एक खोज के दौरान इन लोगों को जहाज का एक दूसरा टुकड़ा मिल गया। जहाज के इस टुकड़े में इन लोगों को प्लेन के रेडियो बैटरी, कुछ चॉकलेट, टॉफियाँ और कुछ कॉमिक्स मिले। ये लोग एक रात वहीं रुक गए और आग की रोशनी में पूरी रात कॉमिक्स पढ़ते रहे। अगले दिन ये लोग इस उम्मीद से लौटे कि वापस जाकर बैटरी की मदद से ये रेडियो को फिर से चालू करेंगे, लेकिन किसी को भी रेडियो के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि वह उसको रिपेयर कर सके। सभी लोग उदास हो गए। इस समय तक सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे। उन्हें लगने लगा कि कुछ ही दिनों में वह भी मौत का शिकार हो जाएंगे। नांदो ने सुझाव दिया कि कुछ लोगों को मदद ढूंढने के लिए चिली जाना चाहिए। हालांकि बर्फ के पहाड़ों को पार करके 59 किलोमीटर दूर चिली पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। सभी की सहमति से यह तय हुआ कि इस सफर पर नांदो के साथ रॉबर्टो और विंसेंटीन नाम के 2 और लोग भी जाएंगे। 61वें दिन ये लोग नामुमकिन दिखने वाले इस सफर पर निकल पड़े। इस सफर के लिए कार्लितो नाम के एक व्यक्ति ने स्लीपिंग बैग तैयार किया। ये स्लीपिंग बैग इन लोगों के बहुत काम आया। 3 दिन सफर करने के बाद विंसेंटीन की हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस प्लेन पर लौट गया, लेकिन नांदो और रॉबर्टो ने सफर जारी रखा। 8 दिन लगातार सफर करने के बाद आखिरकार उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी की दूसरी तरफ उन्हें एक इंसान भी दिखाई दिया। उस व्यक्ति से मदद मांगने के लिए नांदो ने पत्र लिखकर एक पत्थर की मदद से उसकी तरफ फेंका। वह व्यक्ति पत्र पढ़कर मदद का वादा करके वहाँ से चला गया। नांदो और रॉबर्टो ने वहीं नदी के किनारे डेरा डाल लिया। 2 दिन बाद नांदो और रॉबर्टो की मदद के लिए आर्मी पहुँच गयी। आर्मी ने तय किया कि बाकी लोगों को ढूंढने के लिए नांदो हेलीकॉप्टर के साथ जाएगा। थोड़ा आराम करने के बाद नांदो आर्मी के हेलीकॉप्टर के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ा। क्रैश होने के 72वें दिन सभी 16 लोगों को बचा लिया गया। सभी लोग इनके लौटने का जश्न मना रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि ये लोग आखिर 72 दिन बिना खाए कैसे जिंदा रह पाए। कुछ दिन बाद एक अखबार में घटना स्थल का एक फोटो छपा जिसमें इंसानी शरीर के कंकाल थे। इन लोगों के 72 दिन तक जिंदा रहने का राज खुल गया। बहुत से लोगों ने इनका विरोध करते हुए इन्हें नरभक्षी और आदमखोर जैसे नामों से पुकारा, लेकिन नांदो ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस पहाड़ पर जिंदा रहने का यही एकमात्र जरिया था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। नांदो ने कहा कि अगर वो ऐसा न करते तो एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।